सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी। वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। चलिए खान की तरफ से मैसेज से हमारा पैचअप करा दें। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज। अभी इम्पॉसिबल है ना, पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया ना इमरान खान ने। एक दफा मैंने खान साहब से कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है उससे अगर रब्ता किया जाए, तो मुझे तो उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों के ऊपर हुकूमत में रहना है तो फिर इससे अच्छा है कि हम हुकूमत में ढूंढ रहे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान का हुकूमत को दिया गया अल्टीमेटम ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। पहले लॉन्ग मार्च की खातिर खा पजीराई ना होने के बाद अब PTI की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। इमरान खान साहब एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी तो फिर दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। PTI का प्लान भी क्या हो सकता है? ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान जो एक बर्फ़ थी ना वो पिघलने लगी है। सदर मुमलिकत ने ना करते अब हाँ शुरू कर दी है। बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आज़म के नामजद करदा अरकान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही मलिक रियाज की आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू की जो मुबैना ऑडियो ज़ेरे गर्दिश है, क्या वाकई इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी से मदद मांगना पड़ी थी? इस पर बात करने के लिए एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली एंड PTI मेंबर असद कैसर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद साहब, आज सदर मुमलिकत ने नून लीग के नामजद करदा गवर्नर पंजाब की मंजूरी दे दी है। ये मौजिज़ा वैसे हो कैसे गया है? देखो, ये तो कोर्ट की डिसीजन की बुनियाद पे हुआ है और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी थी तो उसकी वजह से सदर साहब ने अपना डिसीजन दे चुके होंगे। बहरहाल जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट ने इस पर क्लियर डिसीजन दिया है। असद साहब, सदर साहब ने जो फैसला किया है वो खान साहब की कंसल्टेशन के साथ किया है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है, वो तो आप सदर साहब के से या सदर साहब के तर्जुमान से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा असद साहब, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया लेकिन अब तक कोई दरखास्त नहीं, कोई पटिशन दायर नहीं की गई। क्यों सर? अब तो 2 दिन बाकी हैं आपकी डेडलाइन में। असल में अली जफर साहब को ये टास्क दिया गया था और अली जफर साहब जो है ना वो इस वक्त मसरूफ़ है उधर लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि वहाँ जो केस चला रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ बहुत डेली उस पर हो रही है, तो वो अली जफर साहब जो है ना शायद उसकी वजह से, लेकिन आज हमने करना था। मैं अभी अली जफर साहब को कांटेक्ट करा था कि मैं उसके साथ बात कर दूं कि उसकी क्या वजह है कि लेट हो गया। बहरहाल आज अगर नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, 1-2 दिन में डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल पेश हो चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से जो क्लियर इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक फैसला दे चुकी है। तो हम मजीद भी क्लियरिटी भी चाहते हैं और हुकूमत को बाउंड करना चाहते हैं कि कोर्ट की डिसीजन के अंदर हम एक कानूनी हक है जो कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हम करना चाहते हैं। असद साहब, आप कह रहे हैं विद इन 1 to 2 days डेफिनेटली हो जाएगा, तो सर मैं ये समझूं इससे कि जब तक ये पटिशन नहीं होती, जब तक आप लोग कोई दरखास्त नहीं लेकर जाते, तब तक दूसरे लॉन्ग मार्च का वो जो 6 दिन का अल्टीमेटम था उसकी तरफ आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, इस वक्त खान साहब की आज लायर कन्वेंशन भी हुई है, फिर जो हमारा लीगल टीम है उसके साथ मुसलसल कंसल्टेशन में है। हम कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करें, क्योंकि हमारी पार्टी जो है एक पीसफुल पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है और हम कानून पे बिलीव करते हैं। तो
तो हम चाहते हैं कि जो भी हो वो कानून के अंदर हो और जमहूरियत के साथ। तो इसलिए खान साहब जो है ना इस वक्त अपने कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो होपफुली 1-2 दिन में वो पॉलिसी भी आ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जी। हम किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी सूरत में इस हुकूमत को नहीं मानेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानेंगे। देखो हमारा फर्ज है जद्दोजहद, हम जद्दोजहद के लिए जो भी हमारा कानूनी जायज़ रास्ता है वो इस्तेमाल करेंगे। सही। अच्छा सर, इसका दूसरा एस्पेक्ट आप कह रहे हैं कि कोर्ट के और अदलिया के अहकामात के बरक्स कोई काम नहीं किया जाएगा। खान साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो फिर आप लोग प्लान बी की तरफ जाएंगे, दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। वो दूसरी हिकमत अमली क्या होगी सर, क्या करेंगे आप लोग? देखो जो भी करेंगे ना हम कानून के अंदर करेंगे। देखो हम तो कोई मारवाए कानून आईन काम नहीं करेंगे। जी जी। मतलब ये तो आपने तरीके से, हमारी पार्टी का तो नाम ही इंसाफ है, हमारा काम तो ये है कानून की बालादस्ती है। हम तो बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारी पार्टी कोई मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हमारी वो पार्टी है जिसमें फैमिलीज हैं, जिसमें बच्चे आते हैं, जिसमें ख्वातीन आते हैं, जिसमें आम लोग आते हैं। हमारा तो कोई अपना मलेशिया भी नहीं है, कोई अपने इस किस्म की मलेशिया आपने नहीं बनाई कि पहले जो है ना वो जाके लड़े वो करे। भाई ये हमारा मुल्क है, अगर फौज है वो भी हमारा है, पुलिस भी हमारी है, हमारे लोग हैं। हमने कानून के अंदर अपना एहतजाज जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वो इस्तेमाल करना है। और ये तो हम देखिए, एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हुआ है सब कुछ ये एक बेरूनी साजिश की बुनियाद पे हुआ है। सही है। एक मरासिला जो कि मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है। जी जी। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये हमारी आज़ादी और हमारी खुददारी के खिलाफ है। हमें एज ए कौम इसके खिलाफ हमने असद साहब आप लोग असेंबलियों से निकल गए सर, उसके बाद हुआ ये कि वो तमाम बिल्स जो आपकी हुकूमत ने पास किए थे आप लोग निकले और फिर मौजूदा हुकूमत ने वो बिल मंजूर करवा लिए। तो आपकी जमात में कहीं पर भी ये कयास है, कहीं पर भी ये सोच है सर कि आप लोग असेंबलियों में वापस चले जाएं? नहीं, अभी तो असेंबलियों से हम निकले हैं और हम तो समझते हैं इस कमेटी की 135 MNAs जो है ना वो रिजाइन दे चुके हैं, इसकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई है। ये जो भी कानून साजी हो रही है ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट भी हम चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है। इंशाअल्लाह इलेक्शन भी बहुत फौरी हो जाएंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इलेक्शन ना हो, और जैसे भी हम हुकूमत में आएंगे हम ये कानून साजी वापस करेंगे इंशाअल्लाह। सही। अच्छा सर, ये मलिक रियाज साहब वाली जो ऑडियो है जो गर्दिश कर रही है इस वक्त, वो आपने सुनी होगी। तो सर वैसे क्यों खान साहब जरदारी साहब से हुकूमत बचाने के लिए मदद मांग रहे थे सर? देखिए अभी तो उसकी खुद भी स्टेटमेंट आ चुकी है, वो तो उसको डिनाई कर चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि खान साहब तो देखो हम तो बहुत क्लोजली रहे हैं उनके साथ, कभी भी हमारी पॉलिसी नहीं रही। आपको पता है बीइंग स्पीकर मेरे तो कॉन्टेक्ट्स तमाम पार्टियों से होते थे और उसकी वजह से मतलब हम इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे। लेकिन खान का ये पहले से मौक़िफ़ था कि सारे एक हैं, इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार ये सारे हैं। ये बारिया हुकूमत लेते रहे और उनकी वजह से आज मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क में करप्शन और इस मुल्क में जो लाकानूनियत है सब इनकी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से हुआ है। इस वक्त जो मुल्क बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है, जो मुल्क इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ जा रहा है, तो ये सारे जिम्मेदार है। ये बिल्कुल मैं इसको डिनाई करता हूँ और इस किस्म के कोई खान साहब ने किसी के जरिए राबिता नहीं किया। जी सर, जितने करीबी आप हैं उतने ही करीबी फवाद चौधरी साहब भी हैं खान साहब के, और फवाद चौधरी साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने तो खान साहब को इनफैक्ट मशवरा दिया था कि दूसरी जमातों से बात करने के बजाय आसिफ अली जरदारी साहब से बात करनी चाहिए। सर तो क्या पार्टी में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के और भी हामी थे, और खान साहब का अपना स्टैंड क्या था इस पर? देखो ये तो पार्टी के अंदर डिस्कशन होती रहती है, कोई एक मशवरा देता है, कोई दूसरा मशवरा देता है। हमने भी ये इस किस्म की ओपिनियन रखी कि सबके साथ एक साथ ना करे, लेकिन जब एक मुत्तफिका फैसला हो जाता है तो वही फैसला होता है। मतलब इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस थी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत नैरो मार्जिन थी। हमारी भी एलाइस की वजह से MQM और GDA और बाप की वजह से हमारी और काप की वजह से हमारी हुकूमत बनी थी। तो हमारे पास भी जो है ना टोटल हमारे 156 मेंबर थे, जबकि हमें ज़रूरत 172 मेंबर की ज़रूरत थी। तो हमारी हुकूमत तो कमज़ोर हुकूमत थी, क्योंकि हमारे पास वो मतलूबा मकदार मौजूद नहीं थी
इस वजह से हमने एक स्ट्रेटेजी के तौर पर मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा दिया होगा और देते रहते हैं और डिस्कशन होती रहती है, लेकिन फैसला वही होता है जो मुत्तफिका तौर पर फैसला। तो मुत्तफिका तौर पर वही फैसला था जो आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का अलायंस नहीं करना है इन चोरों के साथ। सही। अच्छा सर, खान साहब के पेशावर में ये तवील क़याम, इसकी वजह क्या है? नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो गिरफ्तारी के डर की वजह से KPK से बाहर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप आए तो सही। देखिए, ये तो अजीब बात कर रहे हैं। उससे पहले इनसे पूछे कि आपका लीडर किधर है। खान साहब तो KPK में, इस मुल्क में, इस मुल्क की इस धरती में नवाज शरीफ साहब किधर है? क्यों नहीं आते? अपनी हुकूमत में क्यों नहीं आते? और ये जब मुशर्रफ के दौर में हुआ, ये किधर गए थे? ये हमें ना सबक सिखा है। ये अपने गिरबान में देखे कि उसकी क्या पोजीशन थी। देखिए, ये तो मुल्क से बाहर है। हमारे लीडर इस मुल्क पे, और वो इस मुल्क में लीडर इसलिए इस मुल्क में है कि वो ये नहीं चाहे वो कोई गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। आपको पता है कि किस किस्म का आदमी है वो। इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और इस तहरीक को मजीद मौसर बनाने के लिए उधर बैठी हुई है, ताकि वो खुद मॉनिटर करे, इसको ऑर्गेनाइज करे, मुनज़्ज़म करे और इन जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनसे निजात दें। अच्छा, यानी इस्लामाबाद में बैठकर ये तहरीक मुनज़्ज़म नहीं हो सकती, इस वजह से खान साहब पेशावर में बैठकर तहरीक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इस वजह से वो वहां पर हैं। नहीं, देखिए, वो तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना, और हमने एक स्ट्रेटेजी, ये तो इस मुल्क पेशावर और इस्लामाबाद और कराची और लाहौर सारे जो है ना इस मुल्क की सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो हम इस मुल्क के अंदर हैं। जो भी करते हैं हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक जो है ना हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इमरान खान न झुकने वाला है, न डरने वाला है और न कंप्रोमाइज करने वाला है। उसका जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की आज़ादी और हकीकी आज़ादी। सर, अगर वैसे तंजीम कोई मुनज़्ज़म करना है असद कैसर साहब, तो सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को जो रिएक्शन मिला था जब ये आपकी हुकूमत गई थी तो कराची से मिला था ना, और खान साहब को भी उम्मीद कराची से थी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निकलेंगे, तो पेशावर के बजाय यहाँ पर क्यों नहीं है? हुकूमत का भी मुँह बंद हो जाए कि गिरफ्तारी के डर से शायद अपने सूबे में जहाँ पर हुकूमत है वहाँ बैठे हुए हैं। फिक्र ना करे, इंशाल्लाह खान साहब जल्दी ये पेशावर में जो मुख्तलिफ जगहों पे जलसे हैं, जुम्मे तक तो उसके मुख्तलिफ सिटीज़ में जलसे हैं, यहाँ से जाके इंशाल्लाह ताला सिंध भी आएंगे। हमारा प्लान है सक्कर और हैदराबाद और इवन लड़काना भी हो सकता है, और सारा पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज़ में। तो ये पूरा हम इंशाल्लाह जाएंगे और जो हमारा मौक़िफ़ है आवाम तक पहुँचाएंगे। यानी कि अभी सड़कों पर सियासत करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। सर, मुझे बताइए, नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सामने आ रहा है, तो क्या PTI के लिए ये नाम काबिल कबूल है? देखिए, इस पे हमारी मशावरत नहीं हुई है, मैं इस पे इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता। सही। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए मुझे साथ साथ, खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमारा नहीं है, इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इदारों से वो किस किस्म के किरदार की तवक्को कर रहे हैं वैसे? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे जो है ना, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अपना रोल प्ले करे। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क में जो है ना इस वक्त वो लोग हुकूमत में बैठे हैं जिसके ऊपर खुद केसेस हैं। वो लोग जो है ना इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया, जो मुल्क की इकोनॉमी और जो मुल्क की करप्शन और जो इस मुल्क में लाकानूनी, सब के जिम्मेदार यही है। ये तकरीबन 30 साल से हुकूमत में रहे हैं और बारियां लेते रहे हैं। मतलब इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, तो ये क्या मुल्क बचाएंगे? और हमारे साथ तो जुल्म हुआ है, हमारे साथ तो एक बेरून एजेंडा की वजह से जो है ना सारा कुछ हुआ है। तो हम समझते हैं कि क्या ये मुल्क गुलाम है? क्या हम ये पाकिस्तानी कौम गुलाम है? क्या हम बाहर की डिक्टेशन लेके अपने मुल्क के फैसले करेंगे, या हमने एक आजाद पाकिस्तानी के तौर पर अपना मुल्क चलाना? हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा मुतालिबा क्या है? उसमें कैसे मदद करें आपकी, वो जो आप मदद मांग रहे हैं, मुझे किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं असद साहब। मैं सिर्फ कहता हूँ हमारा मुतालिबा क्या है। हमारा मुतालिबा क्या ये है कि हमें हुकूमत में बिठाओ। हमारा मुतालिबा ये है कि अवाम के पास जाए, अवाम से रुजू किया जाए, फ्रेश मैंडेट लिया जाए। इस वक्त जो चैलेंजेस है ये कमजोर हुकूमत नहीं कर सकते, ये कंप्रोमाइज हुकूमत है। एक एक पैसे के लिए उसको 10-10-12 लोग बैठाने पड़ते हैं। फ्रेश मैंडेट लें, अवाम के पास जाए, फौरी इलेक्शन करवाएं, जो भी हुकूमत आए वो भी हालात का मुकाबला करे।
इस वक्त तो ये जो कर रहे हैं ना मुस्लिम लीग नून, ये अपनी सियासत खत्म कर रहे हैं। हम तो ठीक है अपने एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन जरदारी ने नवाज शरीफ को बहुत बुरी तरह फंसाया और ये इसका हमेशा बचेंगे इंशाल्लाह। जब भी इलेक्शन होगा, मेरी ये बात आप याद रखें कि ही हम 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे इंशाल्लाह। और अगर 2/3 मेजॉरिटी आप लोगों को नहीं मिली तो फिर दोबारा से वो सड़क सियासत होगी। सर मुझे बताइए, ये लॉन्ग मार्च के दौरान गायब रहने वाले रहनुमाओं की लिस्ट बन गई है सर? शेख रशीद साहब से खान साहब की नाराजगी की खबरों में कितनी सदाकत है? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं है खान साहब और शेख रशीद साहब के दरमियान? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई लिस्ट वगैरह बनी है जो लोग नजर नहीं आए सर? नहीं, देखिए हर एक का अपना किरदार था और अपना किरदार अदा किया है, और हम जो कमजोरी है इसको डिप्लीटली हम इसके ऊपर रिविजिट कर रहे हैं कि किधर कमजोरियां, किधर कोताहियां हुई हैं। लेकिन देखिए ये मैराथन है, ये एक वो नहीं है, ये एक लंबा सफर है। हमने स्ट्रगल कर, हमने सिर्फ हुकूमत लेना नहीं है, हमने इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करना है। हमने एक आजाद पाकिस्तान, हकीकी वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान की तरफ जाना है। मुश्किलात तो होंगे, इसमें तो बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे और खड़े होंगे इंशाल्लाह। सही। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, प्रोग्राम में आप साथ। थैंक यू वेरी मच। उस्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण उस्मा, सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये बर्फ पिघली कैसे, और ये सिर्फ हुकूमत की कोशिशों से मुमकिन हुआ या फिर नादीदा क़ुव्वतों की मेहरबानी है या फिर किसी बैकडोर डील का नतीजा है? हुआ क्या है ये? नहीं शुक्रिया किरण, पूरी बर्फ पिघल चुकी थी और 25 दिन तक जो है सदर साहब जो गवर्नर को हटाने की समरी थी वो रोक सकते थे, और नए गवर्नर को लगाने की समरी को भी कानूनी तौर पर सिर्फ 25 दिन रोका जा सकता था, और कल 25 दिन पूरे हो रहे थे। सो उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन इसकी मौजूद नहीं थी, और अगर वो ये जो है खुद मंजूरी ना देते तो कल 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली जो है उनका नोटिफिकेशन हो जाना था। सो इसलिए उनको जो है वो पता चल गया और उनको ये अकल आ गई कि इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकते। तो इसमें बिल्कुल कोई बैकडोर, इनडोर, आउटडोर वाली कोई बात ही नहीं है। इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते थे, जितना कर सकते थे मैक्सिमम उन्होंने करके देख लिया। सही। अच्छा, ये जो पंजाब की कैबिनेट में काबीना साजी में हायल रुकावट थी, ये आखिरी रुकावट तो दूर हो गई। अब ये कितने रुकनी कैबिनेट होगी? अहम वजारतों के लिए कौन कौन से नाम है जो फाइनल हो गए हैं? पीपल्स पार्टी के पास कितनी और कौन कौन सी वजारतें होंगी उसमें? किरण, ये अभी मेरे प्री मिश्योर होगा मेरा बात करना, बिकॉज अभी जाहिर है सीएम साहब जो हैं ये उनका एक प्रोरोगेटिव होता है कि वो जो है वो कैबिनेट में किसको लेना चाहते हैं और कितने मेंबर्स कैबिनेट होगी। जो है इसके ऊपर पार्टी के अंदर पहले आपको पता है कि इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जो पार्टी के सदर भी हैं उनको भी जो है जो लिस्ट बनेगी इसको प्रूव करना है, फिर वो कायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाएगी, उस लिस्ट में भी प्रूव होना है। तो इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी एडिशन और जो है वो डिडक्शन होती है। सो इसलिए अभी मैं राइट नाउ इसके बारे में कोई आपको फाइनल वर्डिक्ट शायद नहीं दे सकूं। अपने बारे में बता सकेंगी? वैसे आप होंगी कैबिनेट का हिस्सा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, और ये सीएम साहब का इख्तियार है, जिसको वो बेहतर समझते हैं वो अपनी कैबिनेट में लेना चाहते हैं। और मैंने कभी ओहदों के लिए और उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं की। मैंने इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ जितना वक्त सियासत में है वो गुजारा है। पार्टी को जहां बेहतर लगेगा वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे। मैं हमेशा, आपको पता, काम करने वाला बंदा हूं, तो मैं तो काम ही करूंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, गवर्नर पंजाब की अप्रूवल, इलेक्शन कमीशन अरकान की तकरीर की मंजूरी भी मिल गई, नैब और ईवीएम बिल भी ऐवान सदर से इसी तरह से मंजूर हो जाएंगे, इस पर भी काम हो रहा है? देखिए, उनको मंजूर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है किरण, और उसमें हर चीज का एक तरीकाकार मौजूद है। जैसे 25 दिन से ज्यादा ये समरी नहीं रोक सकते थे। अब ये जो ऑर्डिनेंस, ये ज़हन में रखिए कि जो इनके ऑर्डिनेंस थे ये नैब लॉज वाले और ये जो ईवीएम वाले हैं, इसका भी, ये भी अभी सेनेट के अंदर पेंडिंग पड़े थे, इनके जो लॉज मौजूद थे। और अगर ये नहीं करेंगे जो है वो प्रेसिडेंट साहब अगर अपनी आईनी जिम्मेदारियों से भागेंगे
तो फिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन एक ऑप्शन मौजूद है कानून के तहत, फिर वो हो सकता है। लेकिन बेहतर है कि सदर ममलिकत जो है वो अपने आप को बनी गाला का जो है एक मुलाजिम ना बनाए। वो अब उनकी प्यारी हुकूमत जा चुकी है, वो उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है उनको पूरी करनी चाहिए। और अगर वो नई जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं तो इस्तीफा देके घर चले जाएं। ये खामखा मैंने जो है वो ओहदे पे रहना भी है और मैंने हुकूमत वक्त को काम नहीं करने देना और मैंने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी, तो ये तो फिर खाला जी का घर तो नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान है कि जहां इनकी इस तरह से मर्जियां तो नहीं चल सकती, ना इनकी मर्जियों पे पाकिस्तान चलाया जा सकता। आप दुख में शामिल होने की बात कर रही हैं और वो कहते हैं कि हमें तो हुकूमत गिराने में ही पूरा पूरा किरदार है आप लोगों का। अच्छा मुझे ये बताइए कि पीटीआई का अल्टीमेटम है वो खत्म होने में सिर्फ 2 रोज रह गए हैं, 6 दिन होने वाले हैं पूरे, और इस बार तो वो मुकम्मल तैयारी से आने का कह रहे हैं। लॉन्ग मार्च की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। हुकूमत पीटीआई प्लान ए बी सी इससे निपटेगी कैसे? क्या आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारे पास एक ही प्लान है और हमारे प्लान का नाम है राना सनाउल्लाह। और इस प्लान से इतना खौफ आता है पीटीआई को, बेचारे रात को सोए हुए उठ के बैठ जाते हैं कि कहीं राना ना आ जाए। तो ये जो जितने मर्जी प्लान कर ले, अब जो कसाई देखिए, मेरी गुजारिश किरण ये है कि जब एक अभी मैंने सुना स्पीकर साहब जो साबिक हैं जिन्होंने खुद आइन शिकनी की, जिनके लिए जो है वो अदालतें खुली और इनको जो है वो आइन शिकनी से रोका गया, वो आज कानून पे और उस पे हमें दर्स दे रहे थे। वो अपना कानून तो अपने पास रखें। उन्होंने कहा हम बड़े पुरअमन लोग हैं। वो पीटीआई का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पहले का मौजूद है और अभी जो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरह से इस्लामाबाद को आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस वैन्स को आग लगाई गई, पुलिस वालों को जो है वो मारा गया, 31 से ज्यादा लोग जो है पुलिस एहलकार वो शदीद जख्मी हालत में अस्पतालों में मौजूद हैं, 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। और इनके अपने बच्चे जो कंटेनर हटाने के जो एक मार्का है उसके अंदर वो बेचारे 2 जो है वो पुल से भी गिरे और उनकी भी शहादतें हुई। मैं उनको भी शहीद कहती हूँ क्योंकि वो इमरान खान के फितने की नजर हुए। अब मुझे ये बताइए, जहां उस्मा से मुनक़ता हुआ है, अगर उस्मा ऑडियो पर मेरे साथ मौजूद हैं तो उस्मा आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकती हैं। जी उस्मा कंटिन्यू कीजिए। जहां इमरान खान को फेक तस्वीरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी एक जो है वो अहमद राजदान साहब, एक जो है वो यंग बच्चा था जो मुनशियात फरोशों से जो है वो लड़ते हुए जिसने शहादत कबूल की, उसका बैनर इतना बड़ा आपने देखा कि कल वो ट्रक के ऊपर जो है वो लटका के कह रहे थे ये देखो ये पुलिस गर्दी का शिकार हुए, जो खुद अपने दौर में सरकारी मुलाजमीन पे शेलिंग की उसकी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। लेकिन एक यमनी बच्चा है जिसके यहाँ चोट लगी हुई है। उस्मा रियासत के लिए मौजूदा हुकूमत माँ का किरदार अदा करती है तो ऑब्वियसली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली हुकूमत पर आएगी ना। आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का हर तरह से मुजाहरा करना पड़ेगा। वजीर आला केपी के वो कह रहे हैं कि इस बार अगर रुकावटें डालने की कोशिश की तो वो अपनी फोर्स लेकर आएंगे साथ में रुकावटें हटाने के लिए। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे और उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए किरण, वो पिछली दफा भी अपनी फोर्स लेके आए थे। जीबी के चीफ मिनिस्टर जो है वो भी अपनी फोर्स लेके आए थे और जो ये केपी की पूरी फोर्स आंसू गैस के शेल्स और हर तरह से वो पहले से लेस थे। देखिए, जिन्होंने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले जो तकरीर की नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी अटैक फोर्स का ऐलान किया। अभी असद कैसे साहब कह रहे थे हमारा तो कोई मलेशिया नहीं है, हमारी कोई फोर्स नहीं है। कभी वो टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी वो अटैक फोर्स बनाते हैं, कभी जो है वो खुद बच्चों को दूसरों के बच्चों को मारने के लिए और जो है वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिर वो जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। इस बात को समझिए, जिहाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं और इसके ऊपर शरई तौर पर फतवे भी मौजूद हैं कि रियासत के खिलाफ एक शख्स एक जमात जिहाद का ऐलान, आदमी अपनी जाती जो हवस है कुर्सी की उसके लिए रियासत पाकिस्तान करें। तो उस्मा आप जानती हैं अच्छे तरीके से कि ये सियासी बयानबाजियां होती हैं। इनफैक्ट पीडीएम के अपने प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे होते थे, तो ये तो सियासी बयानबाजियां होती हैं ना। नहीं, देखिए इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये इमरान खान जो हुकूमत जाने का तमाशा और ड्रामा और वावेला मचा रहे हैं उसको वो जिहाद कह रहे हैं, उसको वो जो हकीकी आजादी की वो बात कर रहे हैं। ये अजीब हकीकी आजादी है कि खुद जो है वो इनके अपने लोग और ये खुद ना अमेरिकन शहरियत छोड़ते हैं, ना अमेरिकन ग्रीन कार्ड छोड़ते हैं, ना अमेरिका के खिलाफ। और आपने वो फुटेज भी देखी होगी कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे थे, नीचे से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे तो मना कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब भी, और आप ही के चैनल ने दिखाया, मैंने देखा, अली मोहम्मद खान साहब फोटो बना रहे थे और उनके अपने फोन के बीच में डॉलर की तस्वीर थी।
ये ड्रामेबाजी ना करें, ये तमाशा ना करें। खुद की सारी फैमिलियां बाहर हैं, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, बीवियां वहां रहती हैं, नेशनैलिटियां लेके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो लहान उम्र से मिलते हैं, उसको लंच कराते हैं। जो बाइडेन की अपनी पार्लियामेंटेरियन है, उससे तो उसके बारे में जो है बात नहीं करते। क्योंकि आप लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के किसी भी इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्वियसली आप लोगों को मुजाहरा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। इसराइल एक वफ्द गया, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के मैदान में बड़ी बड़ी सियासी जमातें क्लीन बोल्ड हुई हैं। पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बनकर सामने आई है। पश्तून बेल्ट में मकबूल और मुनज़्ज़म समझे जाने वाली JUI ने बलोच बेल्ट से कामयाबी हासिल करके ऑब्वियसली सबको हैरान किया है। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में कम बैक किया, लेकिन तहरीक इंसाफ और नून लीग पर आवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है। बलूचिस्तान में दूसरा अपसेट हक दो तहरीक ने किया है। गवादर से उठने वाली इस तहरीक ने न सिर्फ साहिली शहर में 4 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त देकर 2-4 से ये शिकस्त से उनको 2-4 किया है, बल्कि करीबी शहरों में भी कई सीट्स पर कामयाबी हासिल की है। कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साबिन की पाक सरजमीन पार्टी जो अब तक जीत का मज़ा ही नहीं चख सकी थी, उसने भी पहले मरहले में 5 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सरबरा हक दो तहरीक मौलाना हिदायतुर रहमान साहब साथ मौजूद होंगे। पाक सरजमीन पार्टी से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पिछले कई दिनों से या पिछले कई साल जब से वो आए हैं वापस, तो वो जिस तरह की मूवमेंट चला रहे थे अपनी, तो उससे लगता था कि वो शायद कराची को सबसे ज़्यादा सिंध को सबसे ज़्यादा टारगेट किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो अपसेट हुआ है, या कह लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने जीत का मज़ा चखा, और उसके साथ साथ JUI जो एक बड़ी जमात बनकर उभरी है, जिन्होंने एक बड़ा क्लीन बोल्ड यहाँ पर किया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ऑब्वियसली जमात बनी है। 1350 नशिस्तें हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, इन्होंने 260 नशिस्तें हासिल की हैं। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो ये 180 नशिस्तों के साथ है। फिर पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है, इन्होंने 86 नशिस्तें ली हैं। फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, इन्होंने सीटें ली हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है वो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम का दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात रही है, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जिनका एक बड़ा हिस्सा रहा है, और जो इससे पहले वज़ीर आला थे वो उससे पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। फिर उसके बाद वो उन्होंने अपनी जमात बनाई एंड देन उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों पर ही अदम एतमाद का इजहार किया है। पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, चेयरमैन हैं PSP के। शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वो मुबारकबाद सर आपके लिए, कराची ने आप दी, कराची से आपने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया, लेकिन पहली कामयाबी आपने बलूचिस्तान से समेटी है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन ये बड़ी बात है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जमात को वहाँ से कामयाबी मिली है। क्या सोच रहे हैं, जो मिला इतना बहुत है या इससे ज़्यादा की तवक्को कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथियों की बड़ी मेहनत है वहाँ पर। अताउल्लाह कुर्द भाई हैं, उनके साथ उनके नीचे टीम है, शम्स मैंगल हैं, और तमाम जो उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे मेम्बरान हैं, सूबे के जो ज़िम्मेदारान हैं, और फिर कारकुनान हैं सारे। तो जाफराबाद से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्बत तक हम 2018 में भी तकरीबन 60% बलूचिस्तान से हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से पाक ज़मीन पार्टी बनी है उस दिन से बलूचिस्तान के लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कराची हैदराबाद के बाद अगर मैं कहूँ कि अगर हमारी तंजीम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
तो वो कोयटा में है, वो बलूचिस्तान के दीगर अजला में है। और अल्लाह का ये शुक्र है कि जो लोग ये कहते थे कि देखें आप कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान हैं और आपकी जमात यहाँ बेस्ड है, तो शायद नॉन उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं आपको वोट नहीं देंगे, यहाँ पर ये तासुर लोग कहते थे और लोग बातें करते। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नज़रिए की सच्चाई है अल्हम्दुलिल्लाह इस वाली बात में कि अल्लाह ताला ने हमारी, चूँकि हम झूठ नहीं बोल रहे, दिल से सच बोल रहे हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके हमने ये मेहनत की है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दिलों में अल्लाह ने बात डाली और ये इस बात का इंडिकेटर है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हमारी जद्दोजहद जारी है, एक वक्त आएगा कि तमाम पाकिस्तान के हर शहर से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जीतेगी। सही। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या हिकमत अमली क्या बनाई वैसे आपने कि जिससे कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुले? आपने खुद जाकर बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाई थी या फिर वहाँ से इलेक्शन के लिए ऐसे लोगों को खड़ा किया था कि जिन्होंने अपनी पहचान पर वोट हासिल किए हैं? ये सारे मेरे वर्कर्स हैं, सारे वहाँ पे सारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं और मैं तो वहाँ पर बहुत कम गया हूँ, बहुत कम दफ़ा गया हूँ वहाँ पर। डेफिनेटली हम चूँकि बेस्ड यहाँ हैं, यहाँ की जो है परेशानियाँ और यहाँ की फटीक ज़्यादा हैं, लेकिन बलूचिस्तान में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल कैबिनेट के अताउल्लाह कुर्द साहब, जो कि बलूचिस्तान कोयटा में रहते हैं और वो वहाँ की बलूचिस्तान की सारी तंजीम साजी, सारे इलेक्शंस को उन्होंने लुक आफ्टर किया है, उनके नीचे जिम्मेदारों ने। तो ये मेरे सारे कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, इनको जो हमारी यूसीज बनी हुई थी वहीं से लोगों को, चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल काम पहले से था। आपको पता है कि हमने पिछले साल बलूचिस्तान में बहुत बड़ा जलसा किया, कोयटा में हमने बहुत बड़ा जलसा किया था और कोयटा में इस लेवल का जलसा ऐसी पार्टी का करना जो एक बहुत अचंभे की बात थी। तो बलूचिस्तान में पहले दिन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और हम जो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी और तमाम पाकिस्तान के लिए भी, खासतौर पर बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, वहाँ पर जो लापता लोग हैं, वहाँ पर जो बलूच बेल्ट के मसाइल हैं, वहाँ पर पश्तून बेल्ट के जो मसाइल हैं, वो चीज़ें ट्रिकल, हम ये जो बात करते हैं कि इख्तियारात और वसाइल को जब तक आप नीचे लेकर नहीं आएंगे, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा, वो बात अपील करती है लोगों को वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान में ऑब्वियसली ये बात अपील करती है। अब मुझे जरा सिंध के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि वजीर बल्दियात सियासी जमातों से इत्तेफाक के बाद तहरीर मुआहदा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। तो आपको इस हवाले से एतमाद में लिया गया? नहीं, हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया इस हवाले से और मुझे हम पाक ज़मीन पार्टी को, पीएसपी को अभी तक किसी ने इस हवाले से कांटेक्ट नहीं किया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर मुलतवी होता है इलेक्शन तो फिर आपकी पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? जी, उनको आई डोंट नो कि किन बेसिस पे वो मुलतवी करने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इलेक्शंस तो जो है वो मुलतवी नहीं होने चाहिए। इनको जो भी उसके अंदर इम्पेडिमेंट्स हैं उस इम्पेडिमेंट्स को ख़त्म करें, उन इश्यूज़ को ख़त्म करें। अगर फ़र्ज़ करें कि कानून साजी होनी है या कोई अभी कानून तय नहीं हुआ कि क्या कानून है और जो, तो उस कानून को तय कर लें। भाई किसने तय करना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तय करना है। उस बिना पर इलेक्शन क्यों कैंसिल करते हैं? और ये तो बड़ी ज्यादती की बात होगी कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कैंसिल हों और आप तय ना करें, उसको लिंगर ऑन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। साथ मौजूद थे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हक़ दो तहरीक से। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तहरीक ने सर गवादर में 4 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त दी है और दीगर इलाकों में भी अवाम ने आपके मौक़िफ़ की पजीराई की है। तवक्को कर रहे थे सर इसकी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम तवक्को कर रहे थे क्योंकि लोग और अवाम बेजार है उन सियासी सौदागरों से जो मुसलसल 70 साल से कौम को सौदा कर रहे हैं। बलोच कौम का सौदा कर रहे हैं, बलोच कौम का वोट लेकर के फिर इस्लामाबाद जाकर अपने कुर्सी के लिए वोट का सौदा करते हैं। कभी सेनेट में बिक जाते हैं, कभी कौमी असम्बली में बिक जाते हैं। तो टेके और मराद लेकर को अरबपति बन गए और आज बलोच अवाम को पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, बिजली नहीं है, इलाज की सहूलियात नहीं है, तालीम नहीं है। अभी एक जमहूरी मुजाहिमत आई है, पुरअमन जमहूरी मुजाहिमत, लोग बाहर निकले और रैली की शक्ल में, धरनों की शक्ल में भी एहतजाज कर रहे हैं और वोट दे करके और टोलों के खिलाफ अपने जमात इस्लामी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ऐसी कामयाबी तो कभी नहीं मिली। इसकी क्या वजह है और क्या आप जमात से राय जुदा हो चुके हैं आपकी? जी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसी कामयाबी तो आपको उस वक्त भी नहीं मिली जब आप जमात इस्लामी का हिस्सा थे, तो इसकी क्या वजह थी और अब आप क्या अलग हो चुके हैं, अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं जमात से? नहीं, जमात इस्लामी से मैं अलहदा नहीं हूँ, लेकिन जमात इस्लामी ज़ाहिर एक सियासी जमात है। मैं कौम को तकसीम नहीं करना चाहता। कौम को जमात इस्लामी के झंडे के बजाय अवाम के झंडे, बगैर झंडे के तहरीक के तहत ही चलाना चाहते हैं ताकि कौम तकसीम ना हो।
पहले से कौम बहुत ज्यादा तकसीम है, जबान की बुनियाद पर, पार्टियों की बुनियाद पर, मुख्तलिफ अंजुमनों की बुनियाद पर, गुरों की बुनियाद पर पहले से कौम तकसीम है। इसलिए हम कौम को तकसीम नहीं करना चाहते, इसलिए तो हमने ये तहरीक शुरू की है कि तमाम मजलूम अक़वाम को इकट्ठा कर लें और टोले के खिलाफ, उस टोले के खिलाफ मुत्तहद करें। बलूचिस्तान के लिए कहा जाता है कि वहाँ के इंतखाबात में अमल दखल बहुत ज्यादा होता है और अवाम हकीकी क़यादत चुन नहीं पाते हैं, तो इस बार भी क्या अमल दखल हुआ है या वहाँ सब न्यूट्रल है? नहीं, ये तब तक तो है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाजार बातों में तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं देंगे, गैर जानबदार हैं, लेकिन अरे अवामी सैलाब, अवामी कुव्वत के सामने तो कोई नहीं टिक सकता। बड़ी कुव्वत अल्लाह के बाद अवाम है, इसलिए आज जिला गवादर में जो अवामी सैलाब है, अवामी तूफान है, तो इसके सामने जो भी बंद बांधेगा तो अपना नुकसान भी करेगा, मुल्क का भी करेगा। अच्छा, अभी सर मुझे बताइए मौलाना साहब, इस कामयाबी के बाद सर, इस कामयाबी के बाद म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन तो ला सकेंगे आप, लेकिन जिले चेयरमैन के लिए इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी, तो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे? जी, जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे आप किसी? हम इंशाल्लाह हर सियासी जमात से बात करेंगे, सिर्फ एक जमात से जो टोला जो 40 साल से जिला गवादर या बलूचिस्तान में मुसल्लत है, पानी, बिजली, तमाम सहूलियात न देने का जिम्मेदार है और कौम को अंधेरों में धकेलने के जिम्मेदार है, उस टोले से बात नहीं करेंगे, बाकी हर किसी से बात करेंगे। सर जरा क्लियर कर दें किस तहरीक से, किस जमात से? ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि बल्दियाती सेटअप में सबसे बड़ा मसला जो है वो इख्तियारात और फंड्स का होता है। आपको कामयाबी तो मिल गई है, लोगों की आपसे बहुत तवक्कात भी हैं, और अगर इख्तियारात और फंड के इशू आते हैं तो फिर उस पर क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह हम नाल लोग नहीं है, हमें कोई इख्तियारात नहीं देता, हम छीन के लेंगे, जो माली इख्तियार नहीं था छीन के लेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए फिर हमारे काउंसलर पहले अवाम धरना देते थे, फिर हमारे काउंसलर धरना देंगे, दफ्तरों का घेराव करेंगे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना हिदायतुर रहमान में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाजरीन आपको। इसराइली सदर ने पाकिस्तानी वफ़द से होने वाली मुलाकात की तस्दीक की। आलमी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू करते हुए इसराइली सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते उनसे अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों के एक वफ़द मुलाकात की जो एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कोई पाकिस्तानी ग्रुप इसराइल नहीं आया है। इस तस्दीक के बाद से पाकिस्तान में फिर से इसराइल के तस्लीम करने का शोर मचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के इल्ज़ाम पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत की पॉलिसी को बड़ा क्लियर करते हुए, वाज़ेह करते हुए बताया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी वफ़द के हमरा जाने वाले पाकिस्तान टेलीविजन के एंकर को ऑफ एयर भी कर दिया है। आज हमने वजारत खारजा को एक खत लिखा है और वजारत दाखिला को पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से कि जो पाकिस्तानी इसराइल गए हैं और उनके पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है, उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाए। मुझे ये बात पता चली है वजारत इत्तलाआत से कि जो एक पीटीवी के, हमारे सरकारी टीवी के कोई इंकर पर्सन उसमें गए थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया हुआ है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा किया और आज हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी को नौकरी से फारिग कर दिया, लेकिन सर आप नहीं समझते कि ये एक्शन इसराइली सदर की तस्दीक और इतना शोर मचने से पहले ले लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मुझे जो बताया गया है वो ये है कि एक तरीकाकार है किसी भी आदमी को नौकरी से या किसी इदारे से फारिग करने का। तो जो मुझे मालूमात दी गई हैं वो ये हैं कि प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। लेकिन अच्छी बात है, अब गुजारिश तो सिर्फ इतनी है और कल इंशाअल्लाह हम बाकायदा वजारत दाखिला को इसके ऊपर खत भेज रहे हैं और वजारत खारजा को कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है उसके पास दूसरी कोई नेशनैलिटी नहीं है,
अगर वो इसराइल जाता है तो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके मुताबिक कानून के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। और सर वैसे इजाजत दी किसने, इस बारे में आपके पास कोई मालूमात हैं सर? वजारत खारजा इस मामले से कैसे लाइल्म रह सकता है? पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाकायदा वाज़े तौर पर लिखा होता है, आपके पास क्या मालूमात हैं? कैसे पहुंच गया शहरी इसराइल सर? मैं समझता हूँ इस पर तहकीक की जरूरत है। मेरी जो मालूमात है वो यही है कि एक अमेरिकन एनजीओ के प्लेटफार्म के तहत ये लोग गए हैं, लेकिन जिस अंदाज से उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इसराइल की हिमायत में और इसराइल को बड़ा मजलूम और बड़ा जनाब अच्छा बच्चा बना के पेश करने की कोशिश की गई, वो और ज्यादा तकलीफ देह है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे एक मीडिया के साथी गए थे, उन्होंने आगे फिर जिस तरह इसराइलियों की तारीफ की, यानी उन्हें नजर नहीं आया इसराइली किस तरह शहीद कर रहे हैं मासूम बच्चों को, औरतों को, हमारी बहनों और बेटियों के दुपट्टे खींच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलामा साहब। कमी के बाइस आपकी मुकम्मल बात नहीं सुन पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।